हाँ जी बच्चों, कैसे आप लोग। आपको पता है कि हमारा केमिस्ट्री वाले सर ऐप भी प्ले स्टोर पे लॉन्च हो चुका है। ऐप स्टोर पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ क्लास प्लस का आपने क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है। फिर एक कोड मैं लिख दूंगा इस वीडियो में, वो आपने उसमें डालना है तो सीधे केमिस्ट्री वाले सर पर आप पहुंच जाएंगे। वहाँ आपको वैल्यूएबल मटेरियल ऑफ द केमिस्ट्री वाले सर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं मनोज कुमार बंसल फ्रॉम केमिस्ट्री वाले सर नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यूं मान के चलें, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार करना चाहते हैं और मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेई और नीट दोनों में जो हम देख पा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि ऑर्गेनिक में से कुछ कटिंग ना के बराबर हुई है, तो वेटेज इसका क्या हो गया, बढ़ गया है। तो आपको जरूरी है नोमेनक्लेचर को जानना, और नोमेनक्लेचर अगर आपको ढंग से आता होगा तो श्योर है आप लोग आइसोमेरिज्म पे अपनी कमांड बना लेंगे। तो सबसे पहली बात, नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कह लीजिए तीन सिस्टम है, मेनली तीन सिस्टम अडॉप्ट किए गए हैं ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के नाम देने के लिए। तीन सिस्टम अडॉप्ट किए गए हैं। एक तो कॉमन नेमिंग है, या फिर इसको बोलते हैं ट्राइवियल नेमिंग। जैसा कि आप सिलेबस में चेक करेंगे, स्पेशली नीट में भी, इसके अलावा जेई वालों ने भी अपने सिलेबस में ये वाला वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया है, ट्राइवियल नेमिंग। तो थोड़ा सा अब आप संभल के रहिएगा कि कॉमन नेम्स और ट्राइवियल नेम्स आपको पता होने चाहिए। कॉमन नेम्स एज वेल एज ट्राइवियल नेम आपको पता होने चाहिए। ये होते क्या है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो में मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। चलो जी, दूसरा है डेरिवेटिव नेमिंग। इसमें होगा क्या, एक पर्टिकुलर कंपाउंड जो जनरली फर्स्ट मेंबर होता है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड जो जनरली फर्स्ट मेंबर होता है, उसका नेम फिक्स कर दिया जाएगा। फिर उसके आगे जो अगले स्ट्रक्चर बनेंगे उनमें फर्स्ट जिस कंपाउंड को हमने बेसिक पेरेंट मान लिया है, उसके नाम को रिपीट करेंगे। तो ये भी हम डिस्कशन करेंगे। फिर आपके पास है आईयूपीएसी नेमिंग, और इसी का नाम है जिनेवा सिस्टम। तीन सिस्टम हुए नेमिंग सॉरी नेमिंग के। नंबर वन आपके पास हुआ ट्राइवल और कॉमन नेमिंग। दूसरा आपके पास हुआ डेरिवेटिव नेमिंग। तीसरा जो आपके पास हुआ वो हुआ आईयूपीएसी, जिसको आप जनरल में शॉर्ट प्रोनाउंशिएट करते हुए आईपैक बोल सकते हैं, आईयूपैक, आईयूपैक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग के सोर्स क्या रहेंगे। लो जी, अगर कोई लैक्टिक एसिड की बात करेगा, अगर कोई लैक्टिक एसिड की बात करेगा, अगर कोई लैक्टिक एसिड की बात करेगा, तो लैक्टिक एसिड जो है उसका सोर्स लैक्टिक, लैक्टिक मतलब क्या हो गया, कर्ड या मिल्क। जैसे कि मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। तो ये सोर्स, ये जो फर्स्ट फोर लेटर्स हैं, इनमें यही यही जो सोर्स कर्ड और मिल्क है छिपा हुआ है। प्रॉपर्टी बेस पे, डिस्कवरी बेस पे, स्ट्रक्चर बेस पे। तो कॉमन और ट्राइवियल नेमिंग हम डबल एस, सोर्स, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड डिस्कवरी। अब थोड़ा सा इसको करेक्शन लगाना चाहें, शॉर्ट बनाना चाहें, स्ट्रक्चर, सोर्स, दूसरा क्या हो जाएगा जी आपके पास, एस एस पी डी या एस एस डी पी, या यहां से डीएसपी करना चाहें तो डीएसपी बना ले, डी स्क्वायर पी करना चाहें बना ले। कुल मिलाकर याद होना चाहिए कि डिस्कवरर के नाम से या डिस्कवरी के बिहाफ पे, स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, सोर्स के बिहाफ पे, प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कॉमन नेमिंग और ट्राइवियल नेमिंग होती है। जैसा कि मैंने आपको लैक्टिक एसिड बताया, जैसा कि मैं आपको लैक्टोज शुगर के बारे में बता सकता हूं, जैसे कि मैं आपको यूरिया वर्ड के बारे में बता सकता हूं, जैसे कि मैं आपको सिनेमिक एसिड के बारे में बता सकता हूं। अब आप बात को सुने ध्यान से। सिनेमिक एसिड की बात करते हैं। जो सिनेमिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर देखकर किसी को भी ये ड्रीम नहीं आ सकता, सपना नहीं आ सकता कि जो सिनेमिक एसिड है वो स्ट्रक्चर में ऐसा होगा। लेकिन इसका जो सोर्स है वो सिनमन है, सिनमन। तो सिनमन सोर्स होने की वजह से इसका नाम रख दिया गया सिनेमिक एसिड। तो ट्राइवियल नेमिंग या फिर कॉमन नेमिंग, इनका बेस क्या है जी, इनका जो बेस है वो है
डिस्कवरी, सोर्स, क्लियर है, इसके अलावा स्ट्रक्चर, दूसरी बात प्रॉपर्टी। तो ये अगर मैं दिमाग में रखेंगे तो आपके अच्छे नोट्स बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जिसके बाद, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बिहाफ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हम लोग नाम रखेंगे इनके, फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन्ड, जहां से ये मिलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन्ड, इसकी बिहाफ पे हम रखने जा रहे हैं इनको। तो देखना क्या था, सोर्स की बिहाफ पे, जैसे ये मिथेनॉल है, इसको हम क्या बोलते हैं जी, वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट वैसे आप जानते ही हो कि ये मिथाइल स्प्रिट है। और जनरली अगर आप लेबोरेटरी में जाते हो तो जो ठीक ठाक जो 10वीं 11वीं 12वीं लेवल की लेबोरेटरीज है, वहां एक बर्नर रखा रहेगा। तो बर्नर में मिथेनॉल की हेल्प से बर्नर की जो फायर है वो जल रही होती है। तो मिथेनॉल क्या हुआ जी, वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट क्यों कह रहे हैं आप इसको, होता क्या है, जब मेरे साथ में आप एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में पहुंचेंगे, जब आप मेरे साथ एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा मिथेनॉल को बनाने के लिए आपने वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया है, आपने वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया है। दैट्स व्हाई मिथेनॉल इज आल्सो नोन एज द वुड स्प्रिट। तो सोर्स बेसिस पे इसका नाम हो गया है, obtained by the destructive distillation of the wood। नोट्स बनाते रहिएगा। और ये वाला जो पीडीएफ फाइल है ये भी केमिस्ट्री वाले सर ऐप पर आपको फ्री डाउनलोड्स में अवेलेबल हो जाएगा। नाउ यूरिया obtained फ्रॉम यूरिन, आप जानते हैं बायो पढ़ते हैं, जब बायो पढ़ते हैं आपको पता ही है कि जो हम मेमिलियंस हैं ये यूरियोटेलिक है, अपने यूरिन में यूरिया बाहर एक्सक्रीट करते हैं। तो वो जो यूरिया एक्सक्रीट किया उसी यूरिया का नाम यूरिन के नाम से आ रखा है। फिर है मीथेन, मार्श गैस। आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले एक डिस्कशन चल रहा था कि जो मड है, जो हमारे पास गंदा पानी है, गंदगी है, वहां से फायर जनरेट, और कुछ लोगों ने इसकी वीडियो भी डाले फायर जनरेट करने के, वो गलत नहीं थे, वो सही थे। क्यों? क्योंकि मीथेन गैस वहां से फायर डैम्प, इट वाज प्रोड्यूस्ड इन द मार्श प्लेसेस, जो मार्शी प्लेस है, दलदल बोलते हैं ना हिंदी में जिसको, दलदल, जो गंदी वाले आपके पास एरिया है, मतलब जो कूड़ा करकट है, वहां से डिसइंटीग्रेशन होने से, वहां डिकम्पोजिशन होने से एक गैस क्रिएट होती है जिसका नाम है मीथेन। तो मीथेन प्रोड्यूस हुई, इसको बोलते हैं मार्श गैस। व्हाई इट इज कॉल्ड द मार्श गैस, मार्श मतलब मार्शी, मार्शी मतलब दलदल, तो दलदल से प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसको बोला गया है मार्श गैस। ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्कशन में हम लेकर आते हैं जी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर, विनेगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसिटम। एसिटम, जब आप कभी भी लेबोरेटरी में आए, तीखी तीखी सी स्मेल आती है एसिटिक एसिड की। आपके घरों में अचार में प्रिजर्वेटिव डालते हैं एसिटिक एसिड। कभी रेस्टोरेंट में जाएं तो वहां अनियन, सिरके वाला प्याज मांगते हो ना आप लोग, तो वो एसिटिक एसिड से ट्रीटेड अनियन है, तो वो एसिटिक एसिड CH3COOH। इसके अलावा नूडल्स खा रहे हो तो वहां आपको सॉस के साथ एसिटिक एसिड, डाइल्यूटेड फॉर्म में एसिटिक एसिड भी मिलता है। तो वैसे तो नेचुरल सोर्स है लेकिन आजकल आर्टिफिशियल फॉर्म में भी आने लग गए। तो एसिटम मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हुआ विनेगर। विनेगर मतलब सिरका, हिंदी जानते अगर आप तो यहां लिख सकते हो सिरका, विनेगर। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो ऑक्सैलिस प्लांट की हेल्प पे आया हुआ है। ऑक्सैलिस प्लांट की हेल्प से। ऑक्सैलिस प्लांट अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो बच्चों ना, ये आप ऑक्सैलिस प्लांट देख पा रहे हैं। अगर मैं बैक जाकर इमेजेस में और देखूं तो ये भी उसी ऑक्सैलिस की कैटेगरी का प्लांट है। तो आप भी गूगल सर्च पे जाकर ऑक्सैलिस डाल सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जो ऑक्सैलिस है वो प्लांट है और जनरली मेडिसिनल यूज में आता है। तो ऑक्सैलिस ग्रुप के अंदर भी ढेरों ऑक्सैलिक ग्रुप के प्लांट्स आएंगे, जहां से मुझे क्या मिलता है, जहां से मुझे ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। ऑक्सैलिस प्लांट। फॉर्मिक एसिड है जी, फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम द फॉर्मिकस रेड एंट्स। रेड एंट मतलब लाल चींटियां, रेड एंट्स। तो कभी भी कोई चींटी विंटी आपको खा जाए ना
तो वहां आपको इचिंग होने लगती है। वो जो इचिंग हो रही है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है फॉर्मिक एसिड। तो कुल मिलाकर अगर मैं आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट मेरे पास जिसका नाम मैं आपसे इंट्रोडक्शन में ले रहा था, कौन हुआ? लैक्टिक एसिड। लैक्टोज ये मिल्क है, इस वर्ड का मतलब होता है LACTOUS। लैक्टस मतलब क्या हो गया? मिल्क। लैक्टस का मतलब क्या हो गया जी? मिल्क। तो इस स्ट्रक्चर को आप ढेरों बार मेरे साथ में सीखोगे, ढेरों बार। H है जी, CH3 है जी, OH है जी, और COOH है। ये आपके पास लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको एंट्री करवाऊंगा आइसोमरिज्म के ऑप्टिकल पार्ट पे, तो वहां भी आपको बताऊंगा कि जो स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है लैक्टिक एसिड का, ये कार्यल मॉलिक्यूल है। लेकिन आज की डेट में अगर आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो ट्राइवियल और कॉमन नेमिंग का बेसिस क्या है? ट्राइवियल और कॉमन नेमिंग का बेसिस क्या है? वो स्ट्रक्चर भी हो सकता है, वो सोर्स भी हो सकता है, वो डिस्कवरी भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो लैक्टिक एसिड लैक्टस मिल्क से मिला हुआ। तो कर्ड मैंने एग्जांपल दिया था। ये आपके पास है जी मेलिक एसिड। वैसे आपको एम से 2-3 एसिड मिलेंगे, मेलिक, मेलेइक, और फिर आपको मिलेगा जी मेलोनिक। तो जो एप्पल से मिलता है, क्लियर। और आप एप्पल से मिलने वाले एसिड को यहां लिखा क्या जी हमने? CH2COOH। स्पेलिंग का लास्ट देख लीजिएगा बस, मेलिक एसिड। यहां C लिखा जी आपने, यहां COOH लिखा हुआ है, उधर आपने OH लिख दिया, यहां आपने H लिख दिया। तो ये भी लैक्टिक एसिड जैसे, देखो यहां COH कॉमन है, ये कॉमन है, H कॉमन है, हाँ जी है, OH कॉमन है, हाँ जी है। बट जो मिथाइल ग्रुप है उस मिथाइल पर आपने COOH इंट्रोड्यूस करवाया है, तो आपको शायद लैक्टिक एसिड से मैलिक एसिड याद हो गया हो। लैक्टिक एसिड से सोर्स क्या है उसका? एप्पल सोर्स है उसका। सर आप क्यों सिखा रहे हो? सिखाने की वजह नया सिलेबस जहां ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट आपके पास है ब्यूटारिक एसिड। इसको आप आइपेक नेम अगर आपने थोड़ा बहुत सीख लिया है और आप हल्का रिवीजन कर रहे हैं तो समझिएगा कि ब्यूटाइरिक बोलना है, ब्यूटेनोइक नहीं बोलना। क्यों बोलना है? उसकी वजह है क्या कि जो रेंसिड बटर है, सड़ा हुआ बटर है, उसमें से एक स्मेल आती है। उस स्मेल आने के पीछे वजह कौन है? ये ब्यूटाइरिक एसिड। ये ब्यूटाइरिक एसिड। नेक्स्ट लो जी, अब आपके पास एक हीरा, 4 हीरे, 5 छठा हीरा, कुल मिलाकर 6 कार्बन वाला, 8 कार्बन वाला, 10 कार्बन वाला जो एसिड है, ये लिखा ना, ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट्स की जगह पर लिखना पड़ेगा गोट मिल्क। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गोट मिल्क। अगर आप थोड़ा सा भी अपने बायो में फैट्स पढ़ते हो तो वहां टीचर आपको बताते हैं हायर फैटी एसिड्स। तो 6, 8, 10 को कैप्रोइक, 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 फिर लिखा जाएगा जी कैप्रिक, फिर लिखा जाएगा कैप्रिलिक। कैप्रोइक, कैप्रिक, कैप्रिलिक। तो बात करते हैं जिसके बारे में। तो यहां जो कैप्रोइक है ये आपके पास क्या बनेगा जी? कैप्रिक बनेगा। यहां आपके पास बनेगा जी कैप्रिलिक, कैप्रिलिक। तो बच्चों को मैं जनरली याद करवाता हूं, कैप्रोइक, ओइक, कैप्रिक, कैप्रिलिक। तो ये जो हमारा 6 कार्बन का एसिड बना वो बना जी कैप्रोइक। इसका 8 वाला कैप्रोइक की जगह कैप्रिक, और 10 वाला क्या बनेगा? कैप्रिलिक। तो क्या कहना चाहते हैं हम? जहां भी हमारा सोर्स बेसिस, स्ट्रक्चर बेसिस, प्रॉपर्टी बेसिस और डिस्कवरी बेसिस कोई भी नाम रखा जाए उसको कॉमन नेमिंग या ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम बोलते हैं। ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम बोलते हैं। कैप्रोइक एसिड गोट मिल्क से मिलता है। ये आपके सिलेबस में एल्कोहल फेनोल ईथर में आएगा। इसको आप बोलते हो जी ग्रेन एल्कोहल, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्ले। नॉट ओनली फ्रॉम बार्ले, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन करने से आपको इथेनॉल मिलता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टारगेट आपके पास क्या है जी? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में ग्लूकोज में है स्वीटनेस, स्वीट इन टेस्ट, तो इसीलिए ग्लाइकोल, ग्लिसरोल ये सब नाम रखे गए हैं। तो ग्लूकोज GLY, 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 स्वीट लेकिन पॉइजनस है। ग्लिसरोल स्वीट है, आपने देखा होगा ग्लिसरोल के बारे में तो बात भी सुनी होगी। नंबर 1 ये है आपका ग्लाइकोल।
अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए। अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपने इसको एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के नाम से सुना होगा। तो ग्लाइकोल स्वीट पॉइजनस है, लेकिन टेस्ट स्वीट है इसका, स्वीट इन टेस्ट है। ग्लूकोज तो आप खाते रहते हैं, पीते रहते हैं पानी में मिलाकर। ग्लिसरॉल की बात करें तो ये भी स्वीट इन टेस्ट है, तो उस बिहाफ पे इनको ग्लूकोज ग्लिसरॉल ग्लाइकोल ऐसा नाम रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऐसे अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो R2ZN, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं जी, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, डाइअल्काइल जिंक फ्रैंकलैंड रिएजेंट हो गया, ये सामने पड़ा हुआ है। तो डिस्कवरर के नाम से, प्रॉपर्टी के नाम से। अब अगला जो डिस्कशन शुरू होगा वो शुरू होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं। हम नेमिंग सिस्टम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम नेमिंग सिस्टम की तरफ बढ़ना चाहते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉमन नेमिंग, ट्राइवियल सिस्टम, इनका जो जिक्र है वो नीट जेई दोनों के सिलेबस में मेंशन कर दिया गया है। ट्राइवियल कॉमन नेमिंग का जो बेसिस बनता है वो सोर्स प्रॉपर्टी डिस्कवरी स्ट्रक्चर हो सकता है। इसके अलावा हमें बताया गया कि सोर्स बेस बिहाफ पे मिथेनॉल वुड स्पिरिट, यूरिया यूरिन, मीथेन मार्श गैस मार्शी प्लेसेस, विनेगर सिरका, एसिडिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलिस प्लांट, मिथेनोइक एसिड ये मिथेनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड, लाल चींटियां मिथेनोइक एसिड फॉर्माइका एंट, लैक्टिक एसिड लैक्टस मिल्क का नाम है, मैलिक एसिड मेलक जो मैलम है वो एप्पल को बोलते हैं, ब्यूटाइरिक बटर मेनली रेंसिड बटर, ये हमारा कैप्रोइक है। कैपर, अगर आप थोड़ा सा भी बायो में जूलॉजी को पढ़ते हो तो वहां टीचर आपको कैपर जो डोमेस्टिक गोट है बकरी है उसका जूलॉजिकल नेम बताता है, तो बताते हैं कैप्रा हिरकस, CAPRA HIRCUS कैप्रा। तो उस कैप्रा वर्ड से ये कैप्रोइक एसिड, कैप्रिक एसिड, कैप्रोलिक एसिड नाम आ रखा है। कैप्रोइक, कैप्रिक, कैप्रिलिक। और इथेनॉल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट्स के फर्मेंटेशन से। प्रॉपर्टी बेसिस पे 3 नाम बताए, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज। डिस्कवरी ग्रिग्नार्ड, और फिर फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फिर आपके पास स्ट्रक्चर बिहाफ पे, फिर आपके पास है स्ट्रक्चर के बिहाफ पे। तो एक कार्बन को METH, इसको आप 10वीं से सीख के आते हैं। 2 कार्बन ETH, 3 कार्बन PROP, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। ऐसे ही 7 हो जाए क्या बोल दोगे, हेप्ट। ऐसे ही 8 कार्बन हो जाए क्या बोल दोगे जी, ओक्ट। ऐसी 10 कार्बन हो जाए, 9 कार्बन हो जाए, नोन। 10 कार्बन हो जाए, डेक बोल दोगे। 7 को हेप्ट बोल दिया आपने, 8 को ओक्ट बोल दिया आपने, और 9 को नोन बोल दिया आपने, 10 को डेक बोल दिया आपने। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बिहाफ पे मिथेन, METH, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन रेस्पेक्टिवली 1 2 3 से चलता जाएगा। नाउ कॉमन नेम फॉर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, कॉमन नेम से। तो यहां कॉमन नेम में सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं, अब देखो भाई, कॉमन नेम्स फॉर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हुआ क्या, इसे RX लिखा हुआ है। ये जो R है ना बच्चे, इसका मतलब होता है एल्काइल। ये अपने दिमाग में परमानेंटली सेट कर लो। R हमने एल्काइल का रिप्रेजेंटेशन रखा हुआ है। बच्चे कहेंगे सर ये एल्काइल क्या है। देखो बच्चे, जब आप किसी एल्केन का H रिमूव करते हो, नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, जब किसी एल्केन का H रिमूव करते हो तो जो स्ट्रक्चर बनता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ H, तो उस स्ट्रक्चर में हम एल्केन का जो लास्ट वाले 3 लेटर्स हैं एन हटाकर एक नए 2 लेटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, YL। वहां से मैंने बच्चों को बोलना शुरू किया, जो YL है ये फ्री वैलेंसी को इंडिकेट करता है, YL। तो यहां क्या था जी, एल्केन, क्या बन गया, एल्काइल। तो ये एल्काइल हेलाइड हो गया, ये एल्काइल एल्कोहल हो गया, ये एल्काइल थायो एल्कोहल हो गया, ये एल्काइल अमाइन हो गया। ये आपके पास डाई एल्काइल, 2 एल्काइल है ना बच्चे, तो डाई एल्काइल ईथर हो गया, ये डाई एल्काइल कीटोन हो गया। बड़ी काम आएंगी ये बातें, गलती से भी इनको मिस मत करना। उसके बाद
डाई एल्काइल अमाइन हो गया, उसके बाद ये ट्राई एल्काइल अमाइन हो गया। ये एल्काइल एल्काइल में 2 बार एल्काइल है, तो इसको समझाओ। एक आर की जगह मिथाइल लिख दिया जी, एक आपने इथाइल लिख दिया जी। ये और ये दोनों अलग अलग है, मिथाइल इथाइल, तो आपने एल्काइल एल्काइल लिख दिया। अब इसको अगर मेंशन करना हो तो रूल ऑफ केमिस्ट्री और रूल ऑफ आईपेक क्या बोलता है कि उसको अल्फाबेटिकली मेंशन करो। तो ये क्या हुआ जी, इथाइल, ये क्या हुआ जी, मिथाइल। तो क्या बोलोगे, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। ऐसे कीटोन में दोनों अलग अलग हो जाए तो उसको भी क्या बोल दोगे, यहां इथाइल यहां मिथाइल, क्या बोल दोगे, कीटोन। ठीक है जी। सिमिलरली यहां भी है, दोनों अलग अलग हों, 2 या तीनों अलग अलग हों, तो एल्काइल एल्काइल अमाइन, एल्काइल 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 अमाइन। बच्चे कहेंगे 3 बार लिखा है, तीनों अलग अलग हों तब ऐसा आपको मेंशन करना पड़ेगा, तब आपको ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। यहां से फिर हमारी शुरुआत होती है ग्रुप्स की, जो मैंने भी आपको बताया था कि अगर मैं एल्केन का एच हटाकर वहां जो बना हुआ स्ट्रक्चर है उसको कंसीडर करता हूं तो उसको बोलते हैं एल्काइल। ऐसे ही अगर मैं एल्कीन का एच हटाऊंगा तो वो मैं आपको बोर्ड पे सिखाऊंगा एल्कीनाइल। ऐसे ही मैं एल्काइन का एच हटाऊंगा तो बनेगा एल्काइनाइल। तो एल्काइल एल्कीनाइल एल्काइनाइल। जो वाई एल है ना बच्चे, लास्ट वाला वाई एल, जो लास्ट का वाई एल है, वो इंडिकेट कर रहा है फ्री वैलेंसी, वो इंडिकेट कर रहा है फ्री वैलेंसी। बस इतना अपने दिमाग में रखें तो सारी बातों को समझ जाएंगे। एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच पोजेस एनी फ्री वैलेंसी आर कॉल्ड द ग्रुप्स। जैसे आर था पीछे, इफ देयर आर टू स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देन सम प्रीफिक्सेस एन आइसो नियो, ये बताऊंगा मैं आपको। उनको डिफरेंशिएट करना है। घर में 3 बच्चे, घर में 3 बच्चे, तो तीनों को एक ही नाम तो नहीं दे सकते ना आप। उन तीनों बच्चों को अलग अलग नाम देना पड़ेगा, जिससे कि आप उनको बुलाओ तो आपके पास वो अलग अलग नाम से हैं। किसी का नाम एक्स, दूसरे का नाम एक्स, तीसरे का नाम एक्स। एक्स इधर आओ भाई, तो भाई एक्स कैसे आएगा, किस एक्स को बुलाया है, तीनों आ जाएंगे। आपको काम किससे था, बीच वाले बच्चे से था, तो आपने क्या कहना है, एक्स वाई जेड, वाई इधर आओ भाई। तो इसीलिए अगर आपके ही बच्चे हैं, अगर सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है तो उनको डिफरेंशिएट करना, स्ट्रक्चर अलग अलग है, उनको डिफरेंशिएट करना है, उनके डीएनए अलग अलग है। तो अगर उनको डिफरेंशिएट करना है तो फिर आपको उसके आगे प्रीफिक्स जोड़ना पड़ेगा एनाइसो नियो टाइप से, सेकेंडरी टाइप से, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें। केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो अगली वीडियो में हम इन ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सिलेबस में सब कुछ जुड़ चुका है, तो आपको ये नोट्स बना बनाकर चलना है। कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जाए, केमिस्ट्री वाले सर को ऐप जो है उसको डाउनलोड करें। इसके अलावा मुझे पर्सनल मैसेज भी डाल सकते हैं आप लोग। काउंसलिंग जब आपकी होगी उसमें ये नंबर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। 9464351514, ये नंबर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। तब तक टिके रहिए, हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए। ये काम है आपके पास। थैंक यू।